नमस्कार, मेरा नाम मुकबिल अहमद है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड सिनेप्लेक्स। जी हाँ, योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर एंटरटेनमेंट नीड्स। और हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ नया, कुछ इंसाइटफुल लेकर आए। तो उसी श्रृंखला की कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं मशहूर एक्टर रोहिताश गौड़ जी से, और एक बहुत ही अच्छे कलाकार होने के साथ एक बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हैं। और रोहिताश गौड़ जी को कौन नहीं जानता, इन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। He has taken the world by storm through his role of मनमोहन तिवारी in the comedy series भाभी जी घर पर हैं। तो रोहिताश जी, इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं। होप यू आर सेफ एंड योर नियर एंड डियर वंस आर आल्सो सेफ एंड इन गुड हेल्थ। जी बिल्कुल, प्रभु कृपा से अब तक तो सब कुछ बहुत बेहतरीन है, बढ़िया है। जी जी। तो रोहिताश जी, जो सबसे पहले किसी भी इंसान के दिमाग में जो चीज आएगी वो ये कि एक एक्टर के बतौर और इस इंडस्ट्री में होने के बदौलत तो जो मेन काम जो होता है वो शूटिंग है, जो कि शूटिंग आजकल बंद है। तो आजकल आपको किन चीजों में आजकल आपकी व्यस्तता है? व्हाट इज कीपिंग यू बिजी दीज डेज? देखिए, व्यस्तता जो है वो यही है कि जैसे अभी आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत से अपने बेहतरीन दोस्तों के साथ ऑनलाइन बातचीत मेरी लगातार होती रहती है, लगभग हर रोज दोस्तों से होती है। इसके अलावा मैं कुछ ऐसे काम कर रहा हूँ जो बहुत बिजी शेड्यूल होने की वजह से नहीं कर पाए थे हम लोग जी। जैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, मैं और मेरे दोस्त हैं, वो भी ड्रामा स्कूल के मेरे सीनियर हैं, नीरज शाह उनका नाम है। जी जी। हम लोग जो अभिनेता गुरुदत्त हुए थे उनके जीवन पर एक नाटक लिखने की कोशिश जारी है हमारी। अच्छा अच्छा। तो उस पर हमारा पूरा रिसर्च आजकल चल रहा है, बहुत अभिनेता गुरुदत्त के ऊपर। अरे क्या वो बात चल रहा है। बात। इसके अलावा हम लोग थोड़ा जो काम जैसे अछूते रह गए थे, बहुत सारे अच्छी फिल्में देखनी मेरे रह गई थी, क्योंकि टेलीविजन खासकर डेली सोप में काम करने वाले लोग जो हैं बहुत ही बिजी रहते हैं, आपको पता है। जी जी। पिछले दौर में तो मैंने 50-50 घंटे शूट किया है। वो तो बाद में जो है वो वर्किंग आवर्स लिमिटेड कर दिया ऑर्गेनाइजेशन ने, तो बड़ा अच्छा हो गया, 12 घंटे की शिफ्ट कर दी, नहीं तो बड़ा बुरा हाल था। तो बहुत सारी चीजें देखनी रह गई, जाननी रह गई, सीखनी रह गई। तो वेब सीरीज देख रहे हैं, अच्छी अच्छी अंग्रेजी फिल्में देख रहे हैं, घर के काम में पत्नी का हाथ भी बटा रहे हैं। स्ट्रगल तो टाइम में जो है घर में क्या क्या करते हैं आजकल? जी, हम तो लगभग सारे काम कर लेते हैं। अरे क्योंकि ये चीजें क्या था, हम छोटे से शहर से आए थे मुंबई, तो उसी समय ये चीजें सीख ली थी। जैसे खाना बनाना है, आटा गूंदना है, सब्जी रोटी दाल चावल, और साफ सफाई, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, सब कुछ सारे काम कर लेते हैं। वाह क्या बात है। मुझे लगता है कि आप तो इंस्पिरेशनल हैं और हम सब लोगों को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि इंसान को हर एक इंसान को अपने आप में सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। ये बहुत ही अच्छी चीज जो आपने बताई, और भी जो बहुत अच्छी चीजें आपने बताई कि दिस इज द बेस्ट फेज, बेस्ट टाइम फॉर एन एक्टर टू कैच अप। मुझे याद है कि मैंने बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी और बड़ी फेमस किताब है, स्टैनिस्लावस्की की, एन एक्टर प्रिपेयर्स। जी बिल्कुल जी। तो उन्होंने उसमें बताया है कि सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं, वो तो छोटा सा हिस्सा है जो कैमरे के सामने नजर आता है। जब एक एक्टर तैयारी करता है तो कैमरे के पीछे बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है जो किसी को नजर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। वो उनका आधार ही वही है, What has happened before। करेक्ट करेक्ट। पहले क्या हो चुका है। करेक्ट। तो रोहिताश जी, आज आप हमारे दर्शकों को अपनी कुछ जर्नी के बारे में बताएं। कैसा रहा सफर अब तक का आपका एज अ कलाकार, एज एन एक्टर? जी, मेरा जो सफर है वो शिमला से शुरू हुआ। मेरे पापा सुदर्शन गौड़ थिएटर की एक जानी मानी हस्ती थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे।
उन्होंने 1955 में शिमला में एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन, जिसके तहत वो ड्रामा, डांस फेस्टिवल्स, कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज करते थे। वैसे वो साइड में नौकरी करते थे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन खोली थी। और क्योंकि प्रेम चोपड़ा, बलराज साहनी, परीक्षित साहनी, ये सब जो शिमला से थे, तो ये उस समय उनके साथ जुड़े थे। तो ये एसोसिएशन जो है काफी पॉपुलर हुई और हम भी 1969 से फिर मैं भी बाल कलाकार के रूप में उनके साथ काम करने लगा था। तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरह की छोटी सी थिएटर कंपनी थी, जिसमें गांव-गांव में हिमाचल के ये नाटक खेले जाते थे। तो आप ये कहें कि अभिनय कला या थिएटर मुझे विरासत में मिला है, तो ये बात सही रहेगी। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपने पापा को कहा कि मैं थिएटर में जाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा बेटा एमेचर थिएटर जो होता है उसकी तो कोई परंपराएं हैं नहीं, तो यहाँ से तुम बनोगे क्या बनोगे, तो इट्स बेटर कि तुम प्रोफेशनल थिएटर करो, तो उसके लिए यू मस्ट गो टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली। तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद हिमाचल से, शिमला से जो है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई किया। तो मेरा सौभाग्य रहा, अच्छा रहा, मेरे थिएटर के बैकग्राउंड को भी देखते हुए मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 86 में हिमाचल से एडमिशन मिल गया। फिर मेरी प्रोफेशनल थिएटर की जर्नी शुरू हुई, एमेचर थिएटर से प्रोफेशनल थिएटर की जर्नी। 3 साल मैंने वहां गुजारे। उसके बाद 3 साल के बाद मैं बंबई आ गया, लेकिन बंबई में उस समय DD1 का जमाना था। जी। बहुत ज्यादा सीरियल बनते नहीं थे, मात्र यहाँ पर चाणक्य बन रहा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बन रहा था और रामायण महाभारत टेलीकास्ट हो रहे थे। तो ले देके काम बिल्कुल भी कोई खास होता नहीं था। तो मैं यहाँ काफी बीमार हो गया, तो फिर मैं वापस गया और मैंने जाके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल, जिसे NSD रेपेटरी कंपनी कहते हैं, वो मैंने ज्वाइन कर ली वहां पर। और फिर 6 साल मैंने प्रोफेशनल थिएटर किया, जो हार्डकोर प्रोफेशनल थिएटर होता है, जो NSD रेपेटरी का होता है, वो किया। और उसके बाद 97 में फिर यहाँ पर सेकेंड इनिंग में मेरी शुरुआत हुई, जिसमें मैं राजा बुंदेला, सतीश कौशिक वगैरह के साथ जुड़ा, सुष्मिता मुखर्जी। और यहाँ से फिर मेरी टीवी की जर्नी, तब तक सैटेलाइट चैनल्स खुल चुके थे तो काम भी ज्यादा हो गया था। तो फिर यहाँ से फिर मेरी ये जर्नी जो है वो धीरे धीरे करके शुरू हुई। तो ये मेरा एक पूरा बैकग्राउंड रहा है, एमेचर थिएटर से प्रोफेशनल थिएटर, फिर रेपेटरी कंपनी, ऐसे। तो रोहित जी, आप हमें थोड़ा अपने इनिशियल स्ट्रगल के बारे में कुछ बताएं। कैसा रहा आपका इनिशियल स्ट्रगल? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं 89 में यहाँ पर आ गया था। उस समय जो है DD1 का जमाना था। तो मैं एक शास्त्री नगर में, मैं, संजय मिश्रा एक्टर जानते हैं आप, और विनीत कुमार, हम बैचमेट थे। तो हम एक चौल में रहते थे शास्त्री नगर में, सेंटा क्रूज में। तो हम जो है वहां पर बस इधर उधर घूमते रहते थे, काम इतना होता नहीं था, फोर्ट में बांटते रहते थे, यहाँ वहाँ। तो मैं एक दिन हमारे मकान मालिक ने कहा कि आज जो है मेरे बेटे का बर्थडे मनाना है कमरे में, तो तुम जो हो जाके टेरिस के ऊपर सो जाओ सारे। तो हम जो अपने बोरिए बिस्तरे बांध के टेरिस पे चले गए। वहां टंकी से सीपेज हो रही थी कोई पानी की, तो वो मेरे बैक में पता नहीं क्या लगी कि मैं दूसरे दिन से मेरे स्पाइन में बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम शुरू हो गई। और मुझे डॉक्टर ने कहा कि यहाँ का ह्यूमिड वेदर आपको सूट नहीं करेगा बॉम्बे का, और आपको जो यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बीमार हो जाओगे। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं यहाँ से वापस गया। फिर मेरे फादर ने मुझे समझाया कि तुम्हें रियाज नहीं छोड़ना चाहिए। एक्टिंग भी एक ऐसी बात, ऐसा नहीं है कि मतलब इसको अन्यथा लो, इसमें रियाज जरूरी होता है। तो NSD रेपेटरी ज्वाइन करी मैंने, फेलोशिप स्टूडेंट रहा 89 में मैं, और उसके बाद मैं रेगुलर आर्टिस्ट रहा, 6 साल प्रोफेशनल थिएटर किया। और उसके बाद फिर बॉम्बे आया तो 97 में राजा बुंदेला, सतीश कौशिक ने मुझे चांद चाहिए सीरियल दिया मुझे, जो सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, आपने देखा होगा, मुझे चांद चाहिए। तो उसमें मैंने पद्मिनी कोल्हापुरी की बहन को लॉन्च कर रहे थे वो, तो मुझे उसके बड़े भाई का रोल दिया। तो फिर वहां से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी कहानियां, अग्निचक्र, हकीकत और दीवाने तो दीवाने हैं, और ये तमाम सीरियल धीरे धीरे करता गया, छोटे छोटे रोल्स करते गए। फिर 2010 में आके, 97 से 2010,
ये इतनी जर्नी मेरी रही है जो मेरी पूरी स्ट्रगल में गुजरी, जहां पर मैंने इरफान खान के साथ एक सीरियल किया जिसका नाम था राजपथ, जो राजा बुंदेला डायरेक्ट किया करते थे। उसके बाद हमने एक फिल्म की इरफान के ही साथ, जो प्रथा, ये सुष्मिता मुखर्जी और राजा बुंदेला ने डायरेक्ट की थी। और उसके बाद 2010 में फिर मुझे अश्वनी धीर ने, जिन्होंने ऑफिस सीरियल बनाया था, आपने देखा होगा, उन्होंने मुझे लापतागंज नाम से सीरियल दिया जो शरद जोशी की व्यंग रचनाओं पर था। उसमें मुझे मेन रोल उन्होंने दिया। तो यहाँ से आप जान लीजिए कि मुझे लोग जानने लगे, टेलीविजन के और फिल्मों के भी। इस दौरान फिल्में भी मैंने बहुत की, ऐसा नहीं था, लेकिन वो आई गई फिल्में रही, जैसे मातृभूमि, धूप, वीर सावरकर और मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, पीके। लेकिन ये कुछ ऐसा रहा कि मतलब फिल्मों में जब तक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कोई ऐसा कैरेक्टर ना मिले तो वो फिर आई गई बात हो जाती है। तो लापतागंज सीरियल से जो है मुझे काफी लोग जानने लगे, टेलीविजन में भी और फिल्मों में भी। और उसके बाद फिर भाभी जी घर पर है मिला, जो मैं नहीं करना चाहता था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो एक नए चैनल पर था। तो मैंने कहा कि यार नया चैनल है, इस पे कौन काम करेगा, क्या पता है चैनल कल को बंद हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी वाइफ ने कहा कि हीरो का रोल तुम्हें इस उम्र में कौन देगा, तो हीरो का रोल है ये, तो भले ही उम्र दराज हीरो है लेकिन है तो हीरो। दो ही तो हीरो हैं इसमें, आसिफ शेख और आप, तो आप इसको करो। तो हमने किया और हमें पता ही नहीं था कि ये जो जिसको हम मान रहे थे कि सीरियल 3 महीने चलेगा, वो आज 6ठे साल में चल रहा है। क्या बात है। और क्या इससे बात। और इससे मुझे इतना फेम मिला कि मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि सलमान खान ने हमारे सेट पे फोन किया था एक बार, जॉनी लीवर साहब ने किया, और रमेश सिप्पी साहब के ऑफिस से बड़े मतलब फिल्म वाले लोगों ने भी हमें फोन करना शुरू किया। यार सीरियल की दुनिया में एक अलग, सास बहू से अलग हटकर एक थोड़ा सा ऐसा सीरियल आया है जो मजेदार है और जिसकी भाषा बड़ी नेचुरल है और एक्टिंग बड़ी नेचुरल है। तो बड़ी खुशी हुई मतलब ये सब जानकर सुनकर। तो ये मेरी पूरी एक्सपीरियंस कैसा रहा भाभी जी में, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा काम करने? नहीं, काम करने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। शुरू में मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था क्योंकि मुझे लगता था कि ये कर चरित्र पता नहीं मैं निभा पाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा दिल फेंक किस्म का आदमी है और दिल हथेली पे लेके चलता है, एक कंजूस बिजनेसमैन है। तो मुझे लगा था पता नहीं मेरे पे सूट करेगा या नहीं करेगा। तो होता है ना एक एक्टर का एक नर्वसनेस, एक भय होती है जब भी वो कैरेक्टर कोई नया करने जा रहा होता है। तो इसमें जो मनोज संतोषी डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी। उन्होंने कहा रोहित आप ऐसा ना समझे कि आप बहुत शरीफ आदमी हैं, आपके चेहरे में वो शराफत नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो हमने भी आपको जो है कुछ देख समझ कर ही दिया है ये। वो मेरे दिल्ली के दोस्त हैं। और मनोज संतोषी के बारे में हम आपको बता दूं, वो हबीब तनवीर साहब के ग्रुप में काम किया करते थे। अच्छा। हबीब तनवीर का जो नया थिएटर है, ग्रुप है, जी, उसमें उन्होंने बहुत काम किया, बहुत काम किया। तो ये सीरियल उन्हीं की देन है, उन्होंने ही लिखा है। अच्छा। तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। और एक अच्छा एक्सपीरियंस ये भी रहा कि जो डायरेक्टर है शशांक बाली, वो बिल्कुल हमारी तरह के, बिल्कुल वो कोई टिपिकल डायरेक्टर वाली बात नहीं है। जैसे अमूमन होता है ना एक डायरेक्टर की एक पोस्ट होती है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। अच्छा। एक दोस्ती खाते में चीजें होती है। कुछ चीजें हम भी बोल देते हैं तो मान लेते हैं, कुछ चीजें वो बोल देते हैं हम मान लेते हैं। तो एक तरह का जो गिव एंड टेक है वो बड़ा खूबसूरत है। और जहाँ गिव एंड टेक बहुत इजी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वहाँ चीजें बड़ी अच्छी बनती हैं। जहाँ ईगो होगा बहुत बातचीत में या एक्टिंग में, हर आदमी अपने अपने ओहदे में अहंकार दिखाने लगेगा, वहां पर फिर वो बड़ा मैकेनिकल सा हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे साथ एक्सपीरियंस बड़ी अच्छी रही। लोगों का ग्रुप बहुत अच्छा है। आसिफ शेख जो है, वो आपको पता होगा, ये टेलीविजन के और फिल्मों के सबसे पुराने चावल यही हैं। ये हम लोग में भी पाए गए थे। अच्छा। पहला डेली सोप था, उसमें भी ये थे और आज भी ये है। तो इनकी जर्नी देख लो क्या है। बीच में फिल्मों में भी इनका दौर रहा पूरा, लेकिन ये अभी भी जो है उतने ही स्वस्थ हैं, उतने ही खूबसूरत हैं। तो इस तरह की टीम मुझे बड़ी अच्छी मिली, मतलब ये वाली।
ये कहूंगा मैं। आप जी जी। तो मैं आपने चूंकि जिक्र किया हबीब तनवीर साहब का, तो उसी से एक बात याद आई जी कि आज से 15 साल पहले मैंने हबीब तनवीर साहब का भी इंटरव्यू लिया था, अच्छा, वाह वाह, क्या बात है। दिल्ली में, अच्छा जब वो डीयू में रहते थे। अच्छा, ओ हाँ हाँ, यस यस, और बिल्कुल बड़े बिल्कुल। ही बहुत ही उनकी जो नॉलेज थी वो बहुत ही डीप थी, बहुत ही ज्यादा डीप थी। हाँ ये मैंने उस हाँ, इंटरव्यू में नोटिस किया। जी हाँ। तो रोहित भाई, आप कुछ मजेदार एक इंसिडेंट कोई सुनाइए इस सीरियल में, या जनरली आपके जर्नी में जो आपको याद आती है, जो कि स्टैंड आउट करता है आपको, जब भी सोचते हैं उसके बारे में तो मजा आता है, अच्छा लगता है, दूसरों को सुनाते हैं, वैसा कोई इंसिडेंट शेयर कीजिए, कोई एनेक्डोट। नहीं, इसमें क्या है कि भाभी जी घर पर है, मैं मतलब बहुत सारे प्रैंक्स खेले जाते हैं। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारी जो अनीता भाभी है, जो सौम्या टंडन है, वो उनको बेटा हुआ है, तो वो 9 महीने की मैटरनिटी लीव पर थी। तो 9 महीने की मैटरनिटी लीव के बाद जब वो 12वें महीने में सेट पर आई, तो सबने चैन की सांस ली कि चलो यार, अब फिर से हम अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, अलग अलग अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट सब आ पाएंगी। तो इन लोगों ने पता नहीं क्या किया कि जब हम स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहे थे, तो शुभांगी आत्रे जी अचानक ऐसे ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे उनको कुछ हो रहा है, मतलब जैसे शी वांट्स टू वॉमिट। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा क्या हो रहा है भाई। तो सब लोग बड़े चुप थे, एक दूसरे को देखने लगे, और वो अचानक बाथरूम में चली गई। तो हम एक दूसरे की तरफ देखें, हमने कहा क्या हुआ, तो सब लोग ऐसे कर रहे कि यार पता नहीं क्या, वी डोंट नो। खैर फिर वो आई, ऐसे मुंह पोंछती हुई आई, कह रही चलो लेट्स स्टार्ट। तो फिर सीन हुआ, फिर उसके बाद फिर दूसरे तीसरे सीन, हम लोग अमूमन 6-7 सीन एक दिन में करते हैं। अच्छा। तो फिर तीसरे सीन में वो फिर कुछ ऐसे करने लगी। हमने कहा क्या हुआ, बोल रही नहीं रुकिए प्लीज। फिर अंदर चली गई और फिर आ गई, फिर सब ऐसे करें, तो सब किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मतलब हो क्या रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने आधे दिन की छुट्टी ले ली। अब सब मतलब बड़े हैरान, मतलब अरे यार क्या हो रहा है, ये क्यों, मतलब अभी तो गाड़ी पटरी पर आई, अभी 9 महीने बाद जो है ये लौटी है, अब इनका क्या चक्कर शुरू हो गया यार, ये है वो है। बड़ी खुसर पुसर सी होने लगी पूरे सेट पर। उसके बाद फिर वो आई, फिर स्क्रिप्ट रीडिंग हुई, और फिर जो है वही नाटक। फिर चली गई अंदर, फिर बाहर आई। उसके बाद हमने पूरी एक मीटिंग करी सबने बैठकर, यार ऐसे क्या हो रहा है, मतलब ये सब। अच्छा, जब उनसे पूछे तो वो कहे नहीं सब ठीक है, प्लीज मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब ना करें, मैं ठीक हूँ कुछ नहीं। फिर उसके बाद हफ्ते बाद जो है वो खुद ही आई और हम सबको कहने लगी कि देखो अब मुझे भी अपनी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ानी है, और क्योंकि अभी देखो हमारी भी एज हो रही है, हम सब जो है लगभग 40 के हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने परिवार को बढ़ाऊं, तो आई एम सो सॉरी, आई एम प्रेग्नेंट। अब हमने कहा यार साला, अब गई भैंस पानी में। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब बात होगी, अभी ये 9 महीने बाद ये लौटी है, अब ये भी जाएंगे। अब बड़ी स्थिति खराब, पूरा मैडम को फोन करे, ये करे वो करे, और मैडम कह रही है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ भाई, अब मैं किसी को मना थोड़ी कर सकती हूँ, बट मैं कोशिश करूंगी कि इनको जो है थोड़ा लेट भेजूं मैटरनिटी लीव के लिए, ये करे वो करे। तो खैर हफ्ते 10 दिन के बाद जो है फिर से एक स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन शुरू हुआ, और वो जो है वो फिर से उन्होंने इसी तरह किया, ऐसे करने लगी। तभी जो है सबने एक साथ उनकी तरफ जैसे ही देखा, वो जोर जोर से हंसने लगी। और जैसी वो हंसी तो सबने जो कहा, बहुत बेवकूफ बनाई हो, बहुत बेवकूफ बनाई हो। मतलब उन्होंने इन 10 दिनों में ऐसा नाटक किया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूल सकता। मतलब
मतलब हमारी ऐसी की तैसी हो गई कि यार अभी ये गई थी, अब ये भी जा रही है। ये वाह। इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूल सकता। मतलब हमारी ऐसी की तैसी हो गई कि यार अभी ये गई थी, अब ये भी जा रही है। तो उन्होंने होल्ड भी बड़ा अच्छा किया। तो इस तरह के प्रैंक्स जो है वो खेले जाते हैं। बहुत खूब। तो अच्छा, हम लोगों ने सुना है कि आपके शादी का भी किस्सा बड़ा जबरदस्त और दिलचस्प है, तो जरा शेयर करें। हाँ, उसमें ये था कि हम इप्टा बॉम्बे के साथ एक प्ले कर रहे थे, बड़े ना खेले छोटे खेल। ये विनीत कुमार डायरेक्ट कर रहे थे। अच्छा तो विनीत कुमार विनीत कुमार मेरे बैचमेट रहे हैं, आपको पता है। जी। तो वो मुझे कहने लगे कि रोहिताश, अभी देखो सबकी शादियां हो चुकी हैं, अब तुम भी शादी कर लो। तो हमने कहा ऐसे कैसे कर लो, मिलनी भी तो चाहिए, कोई उससे करेंगे, ऐसे थोड़ी कर लेंगे। तो बोलते रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। भाई उस महिला को, उन लड़की को बुलाओ, वो जो अभी हाल ही में आई है ना, जो कॉस्ट्यूम में आई है, जरा उनको बुलाओ। तो वो रेखा जी आई और उनकी तरफ देखकर कहने लगे, ये हैं, इनसे कर लो। मैंने कहा इनसे कैसे करें, ये क्या बात कर रहे हैं? कह रही ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में साइंटिस्ट हैं, नौकरी करती है, अगर तुम इसे ना पाल पाए तो ये पाल लेगी। तो, तो मैंने कहा यार विनीत भाई, अजीब बात करते हो यार तुम। लेकिन इत्तेफाक देखिए आप कि धीरे धीरे हमारी और हमारी जो धर्म पत्नी है उनके साथ हमारी बातचीत शुरू हुई, और धीरे धीरे उन्होंने हमसे पूछना शुरू किया कि क्या करना चाहते हो अभी। तो मैंने कहा यार फिलहाल तो शादी करना चाहते हैं। तो फिर अचानक मेरे फादर का फोन आ गया वहां से, शिमला से, कि तुम्हारे लिए एक लड़की यहाँ देखी है और तुम आ जाओ। अच्छा। हाँ जी। तो फिर ये मुझे एयरपोर्ट छोड़ने गई और फिर सोलन में हमने वो फैमिली के साथ हम मिले, लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा कि वो नहीं हो पाई वो बात। तो फिर मैंने इन्हें फोन किया, तो ये पूछती है क्या हुआ, हो गई बात? मैंने कहा नहीं, बन नहीं पाई बात। तो अब आप बताइए क्या। तो बोलती मतलब मतलब ये कि अगर वो नहीं तो फिर मैं। तो मैं हंसने लगे। फिर खैर हम आए वापस, फिर हमारी बातचीत हुई। उस दौरान एक अच्छी चीज ये होती थी कि मम्मी पापा शिमला से सर्दियों में यहाँ आ जाते थे, क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी होती है। जी जी। तो इत्तेफाक से विनीत भाई और सबने मिलकर जो है कुछ ऐसी पटरी बिठाई कि 10 एक दिन में जो है हमारी एंगेजमेंट हो गई, और फिर हमारी कुछ ही दिनों में फिर शादी भी हो गई। उन्हीं से जिन्हें उन्होंने बुला के कहा था उनको बुलाओ। तो ये शादी का एक बड़ा इत्तेफाक रहा। करेक्ट करेक्ट। बहुत ही दिलचस्प वाकया है ये। तो आगे बढ़ते हुए रोहित जी, आप कुछ अब एक्टिंग के बारे में बात करते हुए, आप तो एनएसडी गए हैं, वहाँ के बारे में आप बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि आपको लगता है कि एक इतना छोटा इंस्टीट्यूट, एक 130 करोड़ की आबादी वाले देश में कितना सक्सेसफुल हो सकता है। कई सारे लोग ऐसे मेरी मुलाकात हुई है जो कि जिनका सपना रहा कि एनएसडी में वो पढ़ाई कर सके और नहीं कर सके। तो इन बातों पे कुछ, और कितना जरूरी है एक ट्रेनिंग स्कूल में जाना एक एक्टर के? देखिए ये ना आदमी पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एक छोटे से शहर से उठ के दिल्ली गया था, मैंने तो हमेशा सिर्फ एमेचर रंगमंच किया, वो भी रमेश मेहता के नाटक हुआ करते थे, लाल थे, और बड़े बड़े नाटक जो थे जैसे मोहन राकेश, वीर भारती के, ये नाटकों के बारे में ना मैंने कभी सुना था। इब्सन, चेखव, मॉलियर, ये जितने भी ब्रेख्त, और ये सारे लोगों में थी ही नहीं। शेक्सपियर हमारे एक कोर्स में एक नाटक जरूर हुआ करता था, एज यू लाइक इट, लेकिन मैंने कभी भी उसको उस तरह से लिया ही नहीं। तो मैं जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आया तो मेरे लिए वो ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मैं वो चीज नई नई सीख रहा था।
तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके रोहित जी, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि रोहित जी ने जो आज बातें रखी, जो आज सजेशंस, जो रिकमेंडेशंस दिए, वो हम सबको अपनी 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 खुद की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रोहित जी का कि उन्होंने बहुत ही कीमती वक्त निकाल करके हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी। थैंक यू, धन्यवाद।